चलो, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के तहत, जो आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग कई बार हमसे ये रिक्वेस्ट भी किए थे कि सर जो है इसको कंटिन्यू करिए। तो हमारा यही प्रयास है कि अब हम प्रत्येक संडे को जो है सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर्स की भी चीज़ें लाएं। और जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं करीब आएंगी तो ये हम सप्ताह में 2 से 3 वीडियो देने लगेंगे, ताकि जो है आपके करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो हमारे संस्थान द्वारा भी अच्छी तरीके से कराई जा सके। आपके परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स, इसके तहत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसे वैश्विक भूखमरी सूचकांक की चर्चा करेंगे, साहित्य के नोबेल पुरस्कार की, नोबेल शांति पुरस्कार की बात करेंगे, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ इसकी बात करेंगे, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बजट की चर्चा करेंगे, और द जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर अवार्ड जो मिला है, ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया। भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में शीर्ष रैंक पर फिनलैंड को प्राप्त हुआ और अंतिम स्थान पर यमन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। और जब भी आप अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठिए तो जो स्टेटमेंट है उसको तो बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है। क्योंकि जनरली आप लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से भी प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। और एक दो नहीं, अगर 150 प्रश्न है तो 150 में करीब करीब 6-7 प्रश्न गलत हो जाता है। और ये आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही आत्मघाती कदम होता है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि आप लड़ाई में बाहर हो जाते हैं। आप सोचिए, इतनी कम सीटों के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा है, जहां एक एक क्वेश्चन के लिए लोग परेशान रहते हैं, और आप 6-7 क्वेश्चन बस इसलिए गलत करके आ गए कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा नहीं। तो पहली शर्त जो है परीक्षा में प्रश्न करने की, कि आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भले 10 सेकंड जाने दीजिए। और वैसे भी बहुत समय रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो इतना समय रहता है कि चाहे तो आप एक बार रिवीजन भी कर लें पूरे पेपर का। तो ठीक है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, किसमें जो है कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है। और इसमें सी जो है वो एकदम सही है, क्योंकि इस सूचकांक में शीर्ष रैंक फिनलैंड नहीं है। थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग जो है वो बेलारूस को प्राप्त हुई है। बेलारूस एक देश है, मतलब यूक्रेन और रूस के बगल में ही है, न कि फिनलैंड को। से सभी कथन सही हैं। विगत वर्ष भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यदि जैसे देखिए, इस वर्ष यदि भारत की रैंकिंग है 111वीं रैंकिंग है, कितने देशों में? 125 देशों में। तो ये इस वर्ष का है। हो सकता है कि आयोग जो है एक स्टेप पीछे जाके पूछे। अगर पिछले वर्ष का भी पूछे तो आपको अपने, जब करंट अफेयर्स को पढ़िए तो पिछले वर्ष का भी आप जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत संभावना है कि यहां से भी प्रश्न बन जाए। तो पिछले वर्ष जो है 121 देशों में 107वां स्थान जो है वो भारत को मिला था। तो ये हो गया। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन रेनॉक्स को प्रदान किया जाएगा। पहला है, यह पुरस्कार नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। देखिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की बात हो रही है और इसके तहत 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सही कथन पर विचार करना है आपको।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। देखिए ये ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है देखिए। देखिए इस वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वे के लेखक, पहली बात तो ब्रिटिश लेखक नहीं, नॉर्वे के लेखक है जॉन ओलाव फोसे को दिया गया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि उन्हें यह सम्मान उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं के लिए प्रदान किया गया। तो ये अपने आप में सही है। तो इनका जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो ये हो गया व्याख्या उसकी। देखिए आगे प्रश्न कराने से पहले एक संक्षिप्त और छोटी सी सूचना इसमें यह है कि आप लोग का जो अभी समय है वो मुख्य परीक्षा पढ़ने का है, और हमारे संस्थान द्वारा भी जो है वो टेस्ट सीरीज का जो है वो आयोजन कराया जा रहा है। और अभी जो है बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जो है आप अगर ये चाहें कि हम मुख्य परीक्षा की उसके बाद तैयारी करेंगे तो आप रणनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पीटी पास भी कर लेंगे लेकिन मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर स्थिति में नहीं रहेंगे। क्योंकि कैसे रह सकते हैं आप बताइए, अगर 2.5 महीने में आप 6 पेपर जीएस के, जनरल हिंदी का पेपर, एसए का पेपर ले दे करके 8 पेपर को तैयार करना है, आपको तो एक पेपर के लिए 10 दिन भी नहीं मिलेगा कायदे से पढ़ने के लिए। तो कितना किस हद तक तैयार कर पाएंगे, आप खुद समझदार हैं, डिसीजन लीजिए। अभी क्या है कि प्रीलिम्स के पहले जो कि आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है बहुत संभावना है कि वो अक्टूबर या नवंबर में होगी। अगर अक्टूबर और नवंबर में जा रही है परीक्षा तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप अपनी प्रीलिम्स के साथ साथ, देखिए प्रीलिम्स की तैयारी 5 महीने में नहीं होती है, आप 1.5-2 महीने पहले से प्रीलिम्स खूब डिवोटेड होकर पढ़िए। अभी अपनी तैयारी को 2 पार्ट में बांट लीजिए और 60 से 70% जो है मुख्य परीक्षा पे दीजिए। अगर आप सही मायने में इस बार जो एक अच्छी सीटें हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि इस गवर्नमेंट में इतनी अच्छी सीटें फिर कभी नहीं आने वाली हैं। तो इसका यदि लाभ लेना चाहते हैं वास्तविक रूप में, तो अभी आप अपनी तैयारी का 60 से 70% मुख्य परीक्षा को दीजिए, और ये दीजिए सितंबर तक। सितंबर के बाद आप धीरे धीरे जो है पीटी की तरफ ओरिएंटेड होइएगा, मतलब वहाँ फोकस होइएगा। लेकिन सितंबर के पहले आप एक टारगेट करिए कि कम से कम हम अपने मुख्य परीक्षा का 70% तैयार कर लें। और हमारे संस्थान का भी यही उद्देश्य है कि आपके प्रीलिम्स के पहले पहले हम आपको बहुत ही इजी वे में, देखिए यहाँ हम कराते क्या है, मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन जो है वो 2 क्वेश्चन ही देते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं प्रत्येक टॉपिक से। तो वो हमारा टारगेट ही है कि जो है वो 15 सितंबर तक जाते जाते आपकी तैयारी का 60% से 70% हम यहाँ करा दें, और पीटी के बाद जो है वो आगे करा दें। तो अभी जो है संस्थान जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करी जा रही है उससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। और यहाँ आपको न केवल मॉडल पेपर मिलेगा, डेली उसका मूल्यांकन हो जाएगा, साथ ही साथ ग्रुप में और भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो आपको एक प्रतिस्पर्धा का माहौल भी मिलेगा। आप वहाँ देखेंगे कि यदि उनकी कॉपी में अगर वो 12 में 6.5 नंबर 7 नंबर तक पा रहे हैं तो वो कैसे पा रहे हैं, और यदि हम 3 नंबर 2.5 नंबर या 4 नंबर तक रह जा रहे हैं तो क्यों रह जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। सूचना समाप्त हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। सबसे पहला तो यह है स्टेटमेंट। दूसरा, यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होंगी। आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है कि कोई नहीं सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट करते रहिए सभी लोग। और देखिए इसमें जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें सबसे पहला तो ध्यान दीजिए कि ये ईरान की महिला है। आपको स्टेटमेंट में ये भी दे सकता है कोई इराकी महिला है, सीरियाई महिला है, नहीं, वो ईरान की रहने वाली हैं। तो पहले तो आप देश को याद रखिए, फिर
यह पुरस्कार पाने वाली वो 16वीं नहीं है। कौन सी महिला है? 19वीं महिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देखिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2023, इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला होंगी। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो है कि उनको यदि ये पुरस्कार मिला, ईरानी महिला नरगिस जो मोहम्मदी हैं, उनको यदि ये पुरस्कार मिला है तो क्यों मिला है, वो उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा जाए, साहित्य का पूछा जाए, तो आपको तो ध्यान रखना है कि साहित्य में भी वो किस विधा से संबंधित हैं। मतलब कि वो कहानी विधा से हैं कि नाटक विधा से हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी ध्यान रखना है। और यहाँ की उनका कार्य क्षेत्र किस लिए रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईरानी की जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उनके लिए ये आवाज़ उठाती हैं। वह ईरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी एक संस्था है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ये नरगिस मोहम्मदी जो है वहाँ की उपाध्यक्ष भी हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट हैं, कौन से सही हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। 4 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 7 सितंबर 2023 को G20 आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। अब आते हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पे। देखिए प्रश्न है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन संघाई में संपन्न हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित होगा। तो देखिए ये दो स्टेटमेंट है ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के, आपको बताना है किसमें से कौन से कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है कि दोनों सही हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त के मध्य कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो 15वां जो स्टेटमेंट था चीन की चर्चा की गई थी, संघाई चीन, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अब इसका मुख्य विषय क्या है 15वें का? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद, ये इसका विषय है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो कजान, जो एक शहर है रूस का, वहाँ आयोजित होगा। तो आपको जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। और इसी लिए आपको जो है एक पहले पीछे कौन सा हुआ है, वर्तमान में कहाँ हुआ, बाद में अगला होगा कहाँ, ये तीनों सम्मेलन को बहुत ध्यान से दिमाग में रख के पढ़ना है। तब यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। और थीम तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस थीम को भी एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, इसकी थीम क्या है। छठा प्रश्न हमारा है 15 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत बजट का आकार 736,437.71 करोड़ रुपए है। ये आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पहली बात तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के बारे में आप रखिए कि यही है कि कोई दूसरा है। और आयोग क्या है, अब बहुत स्मार्ट प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो विश्वास करिए आप प्रश्न को जो है वो गलत करके आ जाएंगे। तो ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, ये दोनों कथन सही हैं। और आप लोग थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें कि 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। ये डाटा याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश कमीशन एकदम एग्जैक्ट यही आंकड़ा पूछता है, ये नहीं कि लगभग 7 लाख करोड़, नहीं, आपको याद रखना है 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए। यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट यही है। बजट बजट में 24,836 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मतलब ये भी अपने आप में कि नई योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, तो 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए का आवंटन किया गया है नए बजट को लेकर के। तो ये उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप करंट अफेयर्स की क्लास को करिए तो पेन पेपर ले करके वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप 15-20 मिनट यहाँ दे रहे हैं तो 15-20 मिनट कम से कम वो आप लोग के लिए उपयोगी हो। देखिए हमारे द्वारा तो पूरा प्रयास किया जाता है कि हम 15-20 मिनट में ही आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें दे दें, इसलिए देखिए हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, आपको टू द पॉइंट बताते हैं। और हमारे ऊपर कभी कभी ये आरोप भी लगता है कि जो है आप क्लास को बहुत बोझिल या नीरस बना देते हैं, लेकिन क्या करें, अगर हम आपको भाई ये जो क्लास है बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि हम आपको कुछ सिखा पाएं कम समय में, क्योंकि समय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ मैं अच्छा दे पाए। और रही बात हंसी मजाक के, तो बहुत से यूट्यूब के चैनल हैं जहां ये सब चीज़ें भरपूर होती हैं। तो इंजॉय करना हो तो आप लोग वहां चले जाया करिए, यदि पढ़ना हो तो आप लोग समृद्धि पे आइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2024 को किसे या किन्हें पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये पुरस्कार, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये पुरस्कार अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है, और जब कोई पुरस्कार अभी जल्दी ही लॉन्च किया जाए तो, और उसको चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आप उसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपका जो है वो परीक्षा में पूछा जाए। तो आपको बताना है कि मतलब ये जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किसे दिया गया? तो यदि आप देखेंगे तो डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, ये दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लें कि 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव तथा उद्यमी नवीन तिवारी को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस सम्मेलन के तहत इन दोनों हस्तियों को 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। मतलब ये जो पुरस्कार दिया गया था इसकी घोषणा ही 2023 में की गई है। तो आपके 2024 में ये प्रश्न आना ही आना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा कि नवंबर 2023 में किसे द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? पेरुमल मुरुगन, यम मुकुंदन, अनीता देसाई, माधुरी विजय। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 8 नंबर का उत्तर क्या होगा। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 की बात की जा रही है।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए पेरुमल मुरुगन, वो एकदम सही है। देखिए नवंबर 2023 में प्रसिद्ध तमिल लेखक, ये महत्वपूर्ण है कि ये जो कौन लेखक हैं, पेरुमल मुरुगन जो है वो तमिल लेखक हैं, को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आंचला पैची के लिए दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आंचला पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया। मतलब ये जो पेरुमल मुरुगन है, इनका जो मौलिक उपन्यास है वो आलंदा पैची है, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है वो फायर बर्ड के नाम से हुआ है, तो इसी के लिए प्रदान किया गया है। तो ये पूरा स्लाइड ही बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसको जो है जरूर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में किसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जगदीप धनखड़। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? 9 नंबर, सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। जनवरी 2024 में किसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है वो का उद्घाटन किया गया? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है, जगदीश धनखड़, वो एकदम सही है। देखिए राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा 24 नवंबर 2024 को भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया, मतलब ये अभियान का उद्घाटन किया गया। यह अभियान कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में साल भर चलेगा, मतलब ये वर्ष भर इस अभियान का आयोजन मतलब ये चलेगा। और जगदीप धनखड़ द्वारा शुरुआत की गई है 24 नवंबर 2024 को भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी, नई दिल्ली, रियाद, बेंगलुरु। जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, तो हम उम्मीद करेंगे कि किसी का गलत ना हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए 10 नंबर कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी रियाद, वो एकदम सही है। देखिए वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 कब हुआ था? तो 4 से 8 फरवरी 2024 के मध्य कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में। और इस शो के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो है वो नेतृत्व किया था। देखिए ये रियाद याद रख लीजिए, और अगर थोड़ा सा आयोग और डेप्थ में जाए कि भाई भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये अजय भट्ट द्वारा किया गया था। अजय भट्ट कौन है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, सॉरी रक्षा राज्य मंत्री हैं, मतलब राजनाथ सिंह जी के ये सबऑर्डिनेट हैं। तो ये चीजें हो गई। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न का सेशन था वो यहीं तक था। लास्ट में ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, इससे तो आप लोग इसलिए भी जुड़िए क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ डेली निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं। करंट अफेयर्स के तमाम मैटर दिए जाते हैं, और भी परीक्षा से उपयोगी जानकारियां आपको यहाँ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ ये हमारे समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से हम आप रूबरू हो रहे हैं। और हमारा दूसरा भी चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। इन दोनों चैनलों को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इनसे जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम टाइम टू टाइम आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आते रहते हैं। तो दोनों चैनल आप लोगों के लिए समान रूप से लाभदायक हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।